Good morning, students. I welcome you all in my chemistry class. In our previous class, we had discussed the imperfection in solids. Today, we will discuss the electrical properties and magnetic properties of solids. Students, we had already discussed some electrical property and magnetic property in previous classes. For example, we know what is conductor, what is insulator, and what is a semiconductor. We had discussed all this. Today, we will see this all in the terms of chemistry. Okay. So we know solids have, first of all we will discuss the electrical property. It is very interesting and very easy topic. Electrical properties or electrical conductivity is ranging from 10 to the power minus 20 to 10 to the power 7 ohm inverse. Okay, this is electrical conductivity, that's why unit is ohm inverse. ठीक है बच्चों, सॉलिड की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है दैट इज़ हैविंग हाई रेंज, मतलब 10 टू द पावर माइनस 20 टू 10 टू द पावर, सॉरी यहाँ मैंने माइनस लिख दिया, 10 to the power minus 20 to 10 to the power 7. मतलब at this range it is behaving like an insulator, at this end it is behaving like a very strong conductor. ठीक है, तो the solid with conductivity ranging between 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ohm inverse. 10 to the power 4 से लेकर के 10 to the power 7 ohm inverse meter inverse, सॉरी ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स यूनिट तक अगर कंडक्टिविटी है देन मेटल इज हैविंग अ वेरी गुड कंडक्टिविटी एंड दे आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स. ठीक है, तो गुड कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी किस रेंज की है? 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 7 ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स. ठीक है, अब अगर ये रेंज जो है वो 10 टू द पावर माइनस 20 से लेकर के 10 टू द पावर माइनस 10 ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स की रेंज की है, देन इट इज़ हैविंग इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी. मतलब ये इट इज़ हैविंग वेरी स्मॉल कंडक्टिविटी, इट इज़ वेरी बैड कंडक्टर एंड इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू इंसुलेटर. ठीक है, अब इन दोनों के बीच की बात करेंगे, दैट इज़ सेमी कंडक्टर की बात करते हैं. सेमी कंडक्टर में क्या है? These are solids with conductivity ranging from 10 to the power minus 6 to 10 to the power 4 ohm inverse meter inverse. ठीक है, मतलब इसके इस रेंज के बीच में अगर कंडक्टिविटी आती है, दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन अदर टू रेंजेस, दैट इज़ कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच की बात है ये. तो अगर इस रेंज की कंडक्टिविटी होती है तो दे आर नोन एज सेमी कंडक्टर्स. ठीक है, अब हम बात करेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की इन मेटल में. ठीक है, मेटल जो होता है कंडक्टर या मेटल अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर मेटल भी हो सकता है और कोई लिक्विड भी हो सकता है. ठीक है, तो कंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है थ्रू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और थ्रू आयंस. मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का मतलब ही होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, या तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या थ्रू आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है. दो मेथड है. ठीक है, तो ये मेथड किस में फॉलो होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड्स यानी मेटल में. ठीक है, मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड मेटालिक कंडक्टर. ऐसे कंडक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? मेटालिक कंडक्टर. ठीक है, और जिस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी आयंस के थ्रू मूव करे दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, if the conductivity is possible due to the movement of ions then they are called electrolytes. ठीक है, अब मेटल की खास बात है कि मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एज वेल एज मोल्टेन स्टेट. मतलब मेटल जो है वो दोनों स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, वेदर इट इज़ सॉलिड स्टेट और मोल्टेन स्टेट मीन्स लिक्विड स्टेट. ठीक है, और ये जो कंडक्टिविटी होती है मेटल की, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ, अब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही ये कंडक्टिविटी शो करता है, तो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी. ठीक है, सो
द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पहले क्या होता है कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं मेटल के, दे फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, विच आर सो क्लोज इन एनर्जी टू ईच अदर टू फॉर्म अ बैंड। ये जो मेटेलिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर सो क्लोज इन एनर्जी टू फॉर्म अ बैंड, ठीक है। अब इफ़ दिस बैंड इज पार्शियली फिल्ड और इट ओवरलैप्स विद अ हायर एनर्जी ऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड। अब अगर ये बैंड जो है वो पार्शियली फिल्ड हो और ये ओवरलैप करे किससे, जो ऊपर एक कंडक्शन बैंड है उसकी एनर्जी को ये अगर ओवरलैप कर रही है, तो क्या होता है, विच इज़ अनऑक्यूपाइड, ये एनर्जी लेवल अनऑक्यूपाइड है, ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन कैन ईजिली फ्लो अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आप अगर इसको थोड़ी सी एनर्जी दे दें इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द इलेक्ट्रॉन्स विल ईजिली, मेटल है, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, तो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है ये इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो बैंड है उस बैंड से ये ईजिली कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं, ठीक है। और जब ये हायर एनर्जी अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल जो है वो कंडक्टिविटी शो करने लगेगा, पर ऐसा करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी उनको चाहिए, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब अगर ये गैप बहुत ज़्यादा है, कंडक्शन बैंड बहुत ऊपर है और ये बैंड बहुत नीचे है, ये गैप बहुत हाई है, तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देने के बाद भी इलेक्ट्रॉन इस कंडक्शन बैंड तक मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ये इस कंडक्शन बैंड तक मूव नहीं कर पाएंगे तो मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो नहीं कर पा रहे हैं कंडक्शन बैंड में, सो द मेटल विल बिहेव एज एन इंसुलेटर, ठीक है, और इट इज़ हैविंग वेरी स्मॉल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये हमने कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स देखा। अब देखते हैं हम लोग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की क्या कहानी है, सेमीकंडक्टर दोनों के बीच की बात है, कंडक्टर और इंसुलेटर की, ठीक है। तो अभी कंडक्टर में ये गैप बहुत ही कम था, इंसुलेटर में ये गैप बहुत ही हाई हो रहा था कंडक्शन बैंड और नीचे जो मॉलिक्यूलर बैंड है उसके बीच में, ठीक है। लेकिन जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें ये गैप, मान लीजिए ये हमारी कंडक्शन बैंड है और एम्प्टी बैंड है, विच इज़ ये कंडक्शन बैंड है एंड इट इज़ एम्प्टी, ठीक है, और जो हमारा नीचे मॉलिक्यूलर बैंड है दैट इज़ हियर, तो गैप तो है बट दिस गैप इज़ वेरी स्मॉल। तो इस स्मॉल गैप को इजीली जो है इलेक्ट्रॉन ओवरकम कर सकते हैं एंड दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ कंडक्टर, ठीक है। सो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, ये हमारा कंडक्शन बैंड था और ये हमारी वैलेंस बैंड है, ठीक है। इनके बीच का एनर्जी गैप अगर बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन विल easily jump to the conduction band and show conductivity, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टिविटी भी सेमीकंडक्टर की इंक्रीज होती है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी देने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, ठीक है। एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जितने भी हमारे 14th ग्रुप के एलिमेंट हैं आफ्टर कार्बन, दे आर बिहेविंग लाइक सेमीकंडक्टर, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये स्पेशली जो है वो सेमीकंडक्टर जैसे बिहेव करते हैं और इनको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आप फिजिक्स में इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक भी अलग से पढ़ोगे, ठीक है, पर यहाँ हमारे कोर्स में नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये जो कंडक्टिविटी होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, ये बहुत ही लो होती है फॉर प्रैक्टिकल यूजेस, ठीक है। तो इसलिए इनकी कंडक्टिविटी का जब कोई प्रैक्टिकल यूज़ ही नहीं है तो हम क्या करेंगे इनकी कंडक्टिविटी को, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ता है। तो इनकी कंडक्टिविटी को हम लोग इम्प्रूव करते हैं बाय एडिंग सम इम्प्योरिटीज़। हम इसमें क्या ऐड करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं, ये इम्प्योरिटीज़ इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देती हैं, ठीक है। अब ये किसी भी सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं, डोपिंग, ठीक है। एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी इन सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। अब ये इम्प्योरिटी दो तरीके की हो सकती है, इट कैन बी इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी और इट कैन बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी, दोनों ही तरीके की हो सकती है, ठीक है। तो अब ये इम्प्योरिटीज़ अगर इलेक्ट्रॉन रिच भी है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दोनों ही इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स फॉर्म करेगी इन द सेमीकंडक्टर।
ठीक है, अब सबसे पहले इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, अगर हमने ऐड किया है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी का मतलब अभी हमने बताया कि सिलिकॉन और जर्मेनियम हम लोग यूज़ करते हैं मेनली, दे आर 14 ग्रुप एलिमेंट। 14 ग्रुप एलिमेंट मतलब वैलेंसी इनकी कितनी होगी? 4। दे हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन, ठीक है। अब ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इनके साथ हम लोग 15th ग्रुप का कोई एलिमेंट मिला देते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, दे आर 15th ग्रुप एलिमेंट, दे आर हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। तो 4 वैलेंसी को अगर ये बॉन्डिंग करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे, तो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग तो कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रह जाएगा, है ना, क्योंकि फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यही इसको ये 5th इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इट विल बिकम डीलोकलाइज्ड, ठीक है। ये डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। दिस डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन क्या होता है आप सभी जानते हैं, ठीक है। मूवमेंट from one atom to other atom, ठीक है। So this delocalized electron increases the conductivity of doped silicon और germanium। तो इस doped silicon या germanium दोनों की कहानी एक ही होगी, दोनों की कंडक्टिविटी को ये जो delocalized इलेक्ट्रॉन है ये इंक्रीज करेगा। हम लोग हमेशा जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है, अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र होने की टेंडेंसी रखता है, तो वहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो अभी ये कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन के कारण है, इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण है। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर की। उसके लिए हमें देखना होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी। अभी हमने इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी डाली थी, अब हम क्या डालेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। अब आपने अगर वो समझ लिया तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटी क्या है? आप ग्रुप सिलिकॉन जर्मेनियम ग्रुप 14 एलिमेंट, दे आर हैविंग वैलेंसी 4, ठीक है। अभी आपने 15 डाला था तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। अभी हम ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट डालते, जैसे कि बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, दे आर हैविंग 13 ग्रुप, इट मीन्स दे आर हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। तो अभी सिलिकॉन की 4 वैलेंसी को 3 बोरॉन बॉन्डिंग करके तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो 3 बोरॉन से 3 बॉन्ड तो बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक वैलेंसी सिलिकॉन की क्या रह जाएगी? फ्री रह जाएगी, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा। सो द प्लेस वेयर द 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग इन बोरॉन, बोरॉन में जो 4th इलेक्ट्रॉन जहाँ पे मिसिंग हो रहा है, उस प्लेस पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। जैसे बोरॉन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ बगल में सिलिकॉन है, तो इधर तो इसने 3 सिलिकॉन से बॉन्डिंग कर ली, लेकिन ये प्लेस जो है इसका ये वैकेंट रह जाएगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल या इलेक्ट्रॉन वैकेंसी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन होल और इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, ठीक है। सो एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ नेबरिंग एटम, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ नेबरिंग एटम कैन कम एंड फिल द इलेक्ट्रॉन होल। तो नेबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन आ सकता है और वो इस होल को कंप्लीट करेगा, लेकिन जहाँ से ये आया वहाँ पे तो होल क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर रहा है, तो आप देख रहे हो कि होल भी पीछे मूव कर रहा है। यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, लेकिन इसने पीछे क्या क्रिएट कर दिया? होल क्रिएट कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर इस डायरेक्शन में है तो होल का मूवमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। सो it would appear as if the electron hole has moved in the direction opposite to that of the electron that filled it, ठीक है। So the under the influence of electric field, electrons would move towards the positively charged plate through electronic holes, ठीक है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो यहाँ जो मूवमेंट होगा दैट इज़ बिकॉज ऑफ पॉजिटिवली इलेक्ट्रॉनिक होल्स। मूवमेंट तो इलेक्ट्रॉन ने किया, लेकिन होल्स भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ और होल्स का मूवमेंट होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो कहीं ना कहीं यहाँ मूवमेंट जो है वो होल्स की वजह से है, और होल्स को हम लोग नेगेटिव नहीं है, होल्स को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज कंसीडर करते हैं,
सो इट वुड अपीयर एज इलेक्ट्रॉन होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, एंड आर मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है तो होल्स उसके अपोजिट मतलब नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे जो चार्ज डेवलप हो रहा है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है या जो मूवमेंट हो रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ होल्स। सो दिस टाइप होल्स आर considered as positively charged. So this type of semiconductor having doping with group 13 element are called p type semiconductor. तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? p type semiconductor, p for positive, ठीक है। तो आप अगर इसको डायग्राम से भी देखना चाहो तो मैं इसको दिखाती हूँ आपको। जैसे अगर परफेक्ट क्रिस्टल है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे के सारे सिलिकॉन के ही एटम होंगे, ठीक है। अगर n टाइप है, एन टाइप में सिलिकॉन के एटम थे, बीच में हमने क्या डाल दिया? आर्सेनिक डाल दिया, ठीक है, ग्रुप 14 एलिमेंट। और अगर पी टाइप बनाना है तो सिलिकॉन के एटम्स थे, बीच में हमने बोरॉन डाल दिया, है ना। तो ये हो गया एन टाइप। इट विल क्रिएट पॉजिटिव होल, इट विल क्रिएट होल एंड इट विल हैविंग एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये तो परफेक्ट क्रिस्टल है, दिस इज परफेक्ट क्रिस्टल, दिस इज एन टाइप एंड दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस एन टाइप पी टाइप को बनाने का मतलब क्या है? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस? स्टूडेंट्स, दिस एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर यू विल स्टडी दिस इन फिजिक्स ऑल्सो, वेयर इट इज हैविंग मोर इम्पोर्टेंस, बट इन केमिस्ट्री वी ऑल्सो यूज दिस सेमीकंडक्टर्स, डोप्ड सेमीकंडक्टर्स। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग डायोड्स। इनको हम लोग बनाते हैं, डायोड बनाने में इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डायोड्स, ठीक है। अब ये डायोड्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर के, ये डायोड जो है वो कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। एंड डायोड्स आर यूज एज रेक्टिफायर, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है, रेक्टिफायर की तरह इनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ट्रांजिस्टर बनाने में भी ये डोपिंग का इस्तेमाल होता है। ट्रांजिस्टर्स में जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं, दे आर सैंडविच मॉडल ऑफ वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बिटवीन टू लेयर्स ऑफ अदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। जैसे कि हमने एक एन लगाया, फिर बीच में पी टाइप सेमीकंडक्टर लगाया, फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर लगाया, तो ये हमारा जो ट्रांजिस्टर बनता है दैट इज़ NPN ट्रांजिस्टर। अगर हमने दो पॉजिटिव के बीच में एक एन लगा दिया तो दिस इज PNP टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। दिस यू विल स्टडी इन डिटेल इन योर फिजिक्स क्लास, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, NPN ट्रांजिस्टर एंड PNP ट्रांजिस्टर, दैट इज फॉर्म्ड बाय सैंडविचिंग अ लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर इन बिटवीन द टू सेमीकंडक्टर लेयर, ठीक है। तो ये दो जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर्स आर यूज एज एम्पलीफायर। एम्पलीफायर मतलब एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करने वाला, ठीक है। तो एम्पलीफायर और रेक्टिफायर के फॉर्म में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन सेमीकंडक्टर्स का। इन द फॉर्म ऑफ रेक्टिफायर इट इज़ यूज्ड एज डायोड, इन द फॉर्म ऑफ एम्पलीफायर इट इज़ यूज्ड एज ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसके अलावा जो सोलर सेल होती है उसमें भी फोटो डायोड्स का यूज़ किया जाता है, जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे यूजेस। लेट अस मूव टुवर्ड्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें बच्चों, magnetic properties of solid, we know every substance has some magnetic property। हर substance में कुछ ना कुछ magnetic property होती है, ठीक है, because of properties of electron, ठीक है, क्योंकि each electron is a tiny magnet। हम लोग जानते हैं every electron is a tiny magnet because its magnetic moment originates because of two type of motion, one its orbital motion एंड अदर इज इट्स स्पिन मोशन। इलेक्ट्रॉन दो तरह का मोशन करता है ना, वन इज स्पिन मोशन जो अपने वो एक्सिस के अराउंड करता है, और ऑर्बिटल मोशन जो वो न्यूक्लियस के अराउंड करता है, ठीक है। तो इन दोनों मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन हैज़ सम मैग्नेटिक मूवमेंट एंड इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल। वी नो ऑलवेज चार्ज, मूविंग चार्ज पार्टिकल क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा इट विल ऑलवेज क्रिएट अ मैग्नेटिक field। तो electron is also a charged particle and it is moving in two motions, that's why it also creates a magnetic field and it has magnetic movement, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन हैज़ परमानेंट स्पिन एंड एन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ इट, ठीक है। तो ये जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक मोमेंट का
दैट इज़ कैलकुलेटेड इन बोर्स मैग्नेटॉन, ठीक है, जिसको कि हम लोग म्यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग बोर्स मैग्नेटॉन यूनिट में कैलकुलेट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10 टू द पावर -24 बोर्स मैग्नेटॉन, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग सब्सटेंसेस को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। क्या क्या हैं वो कैटेगरीज? अभी तक हमने पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ये 2 ही चीज़ें पढ़ी थी क्लास 11th में, सेकंड चैप्टर में, दैट इज सेकंड और थर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में। आज हम लोग कई वैरायटीज़ पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म की, दैट इज़ 5 वैरायटीज़। वो कौन कौन सी हैं? पहली है पैरामैग्नेटिज्म, दूसरी डायामैग्नेटिज्म, मतलब पैरामैग्नेटिक। देन आप पूरा लिख लीजिएगा बच्चों, पैरामैग्नेटिक के बाद हम लोग जो दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे दैट इज डायामैग्नेटिक, ठीक है। थर्ड इज फेरोमैग्नेटिक, देन फोर्थ इज एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंड द लास्ट वन इज फेरी मैग्नेटिक। तो ये 5 हमको पढ़ना है, हम लोग 1 बाई 1 सब पढ़ेंगे, ठीक है। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है सब्सटेंसेस दैट आर वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये वीक अट्रैक्शन होता है क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिज्म है दैट इज़ बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 और मोर, इसी की वजह से ये पैरामैग्नेटिज्म होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जैसे O2 मॉलिक्यूल को हमने देखा था, या Cu2+, आयरन 3+, क्रोमियम 3+, ये सभी जो है वो पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये मैग्नेटिज्म तभी शो करेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होगा। दे लूजेस देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग हटा दें तो ये अपने मैग्नेटिज्म को लूज कर देते हैं। दूसरा है डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब दे आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं थोड़ा अमाउंट में, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल, NaCl, बेंजीन, ठीक है, दे आर डायामैग्नेटिक, दे आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डायामैग्नेटिज्म क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई दीज सब्सटेंसेज आर डायामैग्नेटिक। ये हमने पहले भी पढ़ा था। अब नया हम पढ़ रहे हैं फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक, ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? ये हमें मिलेगा आयरन, मैं इसको अलग से बताती हूँ, आयरन में, ठीक है, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, दे आर शोइंग फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। दीज आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। इसमें क्या होता है कि जो दे आर अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड इन वेरी स्ट्रॉन्ग वे, ये बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं थ्रू मैग्नेटिक टूवर्ड्स अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है कि दे आर परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है? बिकॉज द मेटल आयंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर ग्रुप टुगेदर इनटू स्मॉल रीजन्स। ये क्या करते हैं अपने आप को, इनके जो आयंस होते हैं, मेटल आयंस, सॉलिड स्टेट, ये अपने आप को स्मॉल रीजन्स पे ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रुप इन्होंने बनाया है, इसमें सारे के सारे जो मेटल आयन हैं दे आर ग्रुप टुगेदर इन स्मॉल रीजन्स, और ईच रीजन इज कॉल्ड डोमेन। हर रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन, ठीक है। अब ये डोमेन जो होते हैं दे एक्ट एज अ टाइनी मैग्नेट। ये हर डोमेन क्या है? ये टाइनी मैग्नेट है। और ये सारे मैग्नेट जो है वो जब तक ये मैग्नेटाइज नहीं है तब तक ये अपने आप को अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन किए रहते हैं, ठीक है। एक ऊपर है, एक नीचे है, तो जिस वजह से इसमें कोई मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं तो ये जो रैंडम ओरिएंटेशन था इनका, ये ओरिएंटेड हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में आपने अप्लाई कर दिया तो ये सारे के सारे डोमेन भी इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी या अट्रैक्शन फोर्स होगा दैट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक। अब बात करते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक की। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है? यहाँ पे सब्सटेंस, जैसे कि हम इसके एंटी फेरोमैग्नेटिक एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल होगा
मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैग्नीज ऑक्साइड जो है वो जो डोमेन तो यहाँ भी होंगे, डोमेन क्या करते हैं, अपोजिटली ओरिएंटेड हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हो तो डोमेन्स में जो डोमेन्स हैं दे आर अरेंज्ड अपोजिटली इक्वल नंबर में। ठीक है, जैसे कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और कोई मैग्नेटिज्म डेवलप नहीं होता। ठीक है, फेरी मैग्नेटिक क्या होता है, फेरी मैग्नेटिक में अलाइन जो होते हैं डोमेन्स, कुछ पैरेलल हो जाते हैं और कुछ एंटी पैरेलल हो जाते हैं, लेकिन इनका नंबर इक्वल नहीं होता, जिसकी वजह से इसमें कुछ न कुछ मैग्नेटिज्म रह जाता है। ठीक है, और इसके एग्जांपल में अगर हम देखें तो मैग्नेटाइट है। अगर हम इन तीनों के डायग्राम को ईजिली समझना चाहें तो ये हमारा फेरोमैग्नेटिक का डोमेन हो गया, अगर ये हम बनाएंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए डोमेन, और ये हम बनाएंगे फेरी मैग्नेटिक के लिए डोमेन। ठीक है, तो हमने इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक में सारे के सारे इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये फेरो है। एंटी फेरोमैग्नेटिक में एक इस डायरेक्शन में होगा तो एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में होगा तो एक इस डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नो मैग्नेटिक बिहेवियर और नो अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, और जो हमारा ये फेरी मैग्नेटिक है, इसमें जैसे पैरेलली अरेंज हो जाते हैं, जैसे दो यहाँ इस डायरेक्शन में हो गए तो एक इधर हो गया और एक इधर, तो ये इन तीन की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन ये इस मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा कम कर देगा, तो ये हमारा हो गया फेरी मैग्नेटिक। इट इज़ हैविंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म, नो मैग्नेटिज्म, strong magnetism and very small amount of attraction. So I think that is enough for solid state chapter, and we have completed the chapter today, and nothing is left, everything is discussed in detail. So please complete your notes. That's all from my side, and thank you very much.